नमस्कार। इसमें से उसमें 122 नंबर में वीडियो कट गया था। अभी नेक्स्ट 123 नंबर से इसमें वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, इसमें ये दिया है 23, 40, 27, 23, 40, 57, 23, 40, 57 और 108 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त शेष जो है वो समानुपात हो। देखिए, हम ऑप्शन नंबर 1 से घटाते हैं। इसमें से अगर हम जो इसमें क्या घटा जाए समानुपात में हो, इसका कैसे करते हैं, मतलब इसमें 6 घटाते हैं। 23 में से अगर 6 घटा दिए, ऑप्शन से जाते हैं। ऐसे तो मेथड से बहुत लंबा जाएगा, ऑप्शन से जाते हैं इसमें। ऑप्शन से मेथड, इसमें मेथड से कैसे जाएंगे, मेथड से जाएंगे तो चलिए पहले मेथड से बनाते हैं, लॉन्ग मेथड से। 23 में से मान लीजिए x घटाएं, 40 में भी x घटा दिए, समानुपाती 57 में से x घटाएं, फिर अनुपात है 108 में x घटाएं। इसका क्या करते हैं, बाहर का गुना और अंदर वाला दोनों गुना, दोनों को बराबर होता है। बाहरी और दोनों आंतरिक वाला दोनों बराबर होता है। जैसे 23x बराबर x, इसको 108 माइनस x या बराबर 140 माइनस x और 57 माइनस x करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने जाइएगा ना तो ये इसको एक बार इससे गुना करना पड़ेगा, एक बार उसको उससे गुना करना पड़ेगा। 23 को 108 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 23 को 108 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक बार 20 से गुना कीजिए तो कितना हो जाता है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 0, 16 का 6, 8 दूनी 16, 2 1 का 2, 216, 2160, फिर 3 से गुना करेंगे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 10 तिया 30, ये होता है। तीन से गुना करेंगे तो 8 तिया 24 का 4, 3 का 3, 2 और 3 का 3, 3 से गुना करेंगे तो 324 होगा। 4 6 2 8, 3 1 4 2, 2484 हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन, 2484। अब 23 को x से गुना करेंगे तो 23x हो जाएगा, माइनस 23x हो जाएगा, माइनस 108 में x से गुना करेंगे तो 108x और माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, बराबर करते हैं। बराबर देखिए क्या है, 40 को 57 से गुना कीजिए, 40 को 57 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, फिर 0 5 चौक 20, 08 2280, 2280 घटा 40x माइनस 57x और प्लस x स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको ना आप एक एक साइड कीजिएगा, साइड वाला। ये 2484 इसको इधर ले आएंगे, घटा 2280 बराबर हो जाएगा आपका माइनस 40x, सॉरी, इसको माइनस 40x माइनस 57x प्लस x स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस 23x प्लस 108x, ये प्लस 108 है, प्लस 108x और माइनस x स्क्वायर। देखिए ये वाला आपका ख़त्म हो जा रहा है, ये दोनों ख़त्म हो जा रहा है। अब 108 में से 108 और 23x कितना होता है, 108 और 23x कितना होता है, दोनों को जोड़िए, पहले इसको भी जोड़िए। तो इसको घटाइए, 0 0, 2 में 4 गया, 4 में 2 गया 2, 200 हो गया इधर, 2884 है, 2884 है तो 204 हो जाएगा। ठीक है, ये 2484 है तो 204 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 204 हो जाएगा, बराबर इन दोनों को जोड़िए,
माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस में कितना हो जाएगा ये दोनों 7 और 5 4 9 97 एक्स प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 23 8 3 11 8 3 11 100 मतलब कि 120 और 120 और 11 131 हो जाएगा। 120 और 11 कितना हो जाता है 131 131 हो जाएगा ना। 131 एक्स ये हो गया, घटेगा ये। फिर 204 बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 11 में 7 जाएगा तो 4, यहाँ 11 में 9 जाएगा तो 2, ये हो गया। तो x बराबर कितना निकल जाएगा मेरा 204/24। और 24 को कितना बार में कट जाएगा, 24 जगह 6 चौक 24 होता ना, 6 से कटेगा नहीं, कितना से कटेगा 24 होगा कि 34 होगा। 131 सही है ये। 8 3 11 10 2 12 1 13 ठीक तो है। 11 में 7 जगह 4 ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में 9 जगह 3 बचेगा, यहाँ 3 34। ये कितना बार में कटेगा 6 चौक 24 6 18 2 20, 6 बार में ख़त्म, 6 बार में ख़त्म हो जाएगा। तो x का वैल्यू मेरा निकल गया 6। मतलब ये बोल रहा है कि इसमें 6 से घटाएंगे, इसमें 6 घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो इसका समानुपात होगा। इसमें 6 घटा के देखिए कितना होता है, इसमें 6 घटा के देखिए कितना हो जाएगा 17। 23 में से 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर आते हैं इसका, ठीक है। 23 में 6 घटाइएगा, 23 में -6 कीजिएगा 17 होगा। इसमें -6 कीजिए, इसमें -6 कीजिए कितना हो जाएगा 34। इसमें -6 कीजिए तो कितना हो जाएगा 51, समानुपात 51 अनुपात में हो जाएगा। इसमें 6 घटाइएगा तो 102। अब देखिए बराबर होता है, ये दोनों को गुना कीजिए, 102 और 17 को गुना कीजिए, ये दोनों को गुना कीजिए, ये दोनों को गुना, दोनों बराबर होता है। 102 गुना 17 बराबर 51 गुना 34। दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर बराबर आ रहा है तो मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए करके देखते हैं, 17 दूना 34, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 17 का 17। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, ये 34 से 50 से गुना करते हैं, पहले 50 से गुना करते हैं तो 5 चौक 20, 5 3 15 और 2 17, 1700 इधर हो जाएगा 34, 1734 ये भी आ रहा है मल्टीप्लिकेशन करके, 1734 प्रूव हो गया ना। तो इसका मतलब ये सही है, 6 घटाने से सही हो रहा है। आगे देखते हैं, एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है। एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिसमें किसी भी डिब्बे के तेल की मात्रा को पूर्णतः मापा जा सकता है। देखिए इसकी धारिता ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं कि इसका कैसे आप निकालेंगे धारिता। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए था, 50 लीटर तेल और 35 लीटर तेल, दूसरे मतलब एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है, दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। इसका अधिकतम आकार का कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डिब्बे के तेल को पूर्णतः मापा जा सकता है। मतलब अधिकतम कितना लीटर का तेल लगेंगे जो कि हम किसी डिब्बे को माप सकते हैं। या तो इसका HCF निकाल दीजिए, 50 और 35 का HCF निकाल दीजिए। 50 और 35 का HCF क्या होता है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसका HCF निकालिए। 35 और 50 का HCF निकालने आता है, 35 से कम 35 हो गया, यहाँ बच गया 15। HCF में ये उतर जाएगा, यहाँ पर 35 यहाँ उतर जाएगा, 15 दूना 30 बच गया यहाँ 5, फिर ये 15 यहाँ आ जाएगा, 5 दिया 15 ख़त्म। तो ये 5 इसका HCF हो गया, ये HCF हो गया 5, तो 5 लीटर की धारिता हो जाएगा। मतलब आंसर इसका हो जाएगा 5। या तो इसका फैक्टर निकाल दीजिए, इसका फैक्टर निकाल दीजिए 50 का फैक्टर निकालिए। 5 को 10 बार में, 5 को 2 बार में। 50 का गुणनखंड क्या निकल जाएगा, 50 का गुणनखंड निकल गया, 50 का गुणनखंड क्या निकल गया 5 गुना 5 गुना 2। जैसे 35 का गुणनफल निकालिए 5 गुना 7, ये निकल रहा है। इसमें से कॉमन क्या, हाईएस्ट कॉमन, एक ही कॉमन है 5, जो कॉमन होगा हाईएस्ट कॉमन वही उसका धारिता होगा, मतलब आकार कंटेनर की नापने की मात्रा होगा डिब्बे के तेल नापने के। इसका आंसर होगा 5 लीटर। सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है, यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली बहन 5 बहनों की आयु का योग 50 है। 3 वर्ष के अंतराल में जन्म ले रही है 5 बहनों की आयु, 3 वर्ष के अंतराल में जन्म ले रही है 5 बहनों की औसत आयु का योग 50 है। 3 वर्ष के अंतराल में मतलब कि सबसे छोटी बहन की आयु अगर आप x मान लेते हैं, सबसे छोटी बहन की आयु अगर x मान लेते हैं तो हर 3 वर्ष के अंतराल में जन्म ले रहा है, 3 वर्ष के अंतराल में ले रहा है, फिर 3 साल में फिर एक बहन जन्म लेगा। 5 बहनों का उम्र कम से मतलब वर्ष में निकालना है, सब 50 वर्ष है। तो पहला x वर्ष है, दूसरा 3 वर्ष में जन्म लेगा, फिर x + 3 वर्ष हो जाएगा, फिर दूसरा लेगा, फिर 3 वर्ष के बाद जन्म मतलब x + 6, इससे फिर 3 वर्ष के बाद जन्म लेगा x + 9, कितना हो गया ये 4 बहन, फिर x +
12। हर 3 वर्ष में पहले x वर्ष हुआ, उसके बाद 3 वर्ष बाद ये जन्म लिया, फिर 3 वर्ष ये, 3 वर्ष बाद ये, फिर 3 वर्ष बाद ये। इस सब का योग दिया है हमको 50। इन सब का योग क्या दिया है? 50। इन सब का योग हमको दिया है 50। इन सब का योग 50 दिया है ना। सबको जोड़िए, सबको जोड़िए। इन सब का योग 50 है, इस सबको जोड़िए, इन सबको जोड़िए, इन सब का योग 50 है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5x हो गया प्लस 12 8 20 21 21 7 6 27 27 3 30 बराबर हो गया 50। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। 30 उधर जाके घट जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4। x बराबर 4 हो गया। तो क्या पूछा इसमें? सबसे बड़ी बहन की आयु क्या होगी? सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है? x + 12। तो 12 में 4 जोड़ देंगे, 12 + 4 16। 16 वर्ष आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी बहन की आयु। ठीक है। देखिए 50 लीटर अम्लता वाले 9 लीटर द्रव को 30% पानी मिलाया जाएगा। ठीक है। 30% पानी, 30% अम्लता वाले 50% अम्लता वाले 9 लीटर पानी है। 9 लीटर का मिश्रण टोटल है पहले। ठीक है। 9 लीटर का मिश्रण में पहले से 50% की अम्लता है इसमें, और 50% का पानी होगा, इसमें कोई डाउट है? 50% अम्लता मतलब 4.5 लीटर, 4.5 लीटर वाटर है। ठीक है। 4.5 लीटर, सॉरी 4.5 लीटर एसिड है, 4.5 लीटर एसिड है। तो 4.5 लीटर इसमें वाटर होगा। ठीक है। 4.5 लीटर वाटर होगा तब जाकर मिश्रण 9 लीटर बना। 50% एसिड है इसमें, अम्लता है इसमें। तो इसको क्या बोला? 30% अम्ल वाला बनाना है। तो 30% अम्ल तो यही रहेगा ना, अम्ल तो नहीं बढ़ेगा। इसमें कितना पानी मिलाना, पानी मिलाने की बात किया था, अम्ल यही है। तो हम 30% अम्ल बराबर कितना है? 4.5%, 4.5 लीटर। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि अम्ल तो फिक्स है, अम्ल 30% रहेगा। अम्ल 30% रहेगा, टोटल मिश्रण हमको निकालना है इसमें। अम्ल अगर 30% रहेगा, अम्ल 30% ही रहेगा, और उसमें पानी जो भी होगा 30% अम्ल लगेगा तो पानी 70% हो जाएगा। तो पानी 70% हो जाएगा। तो 30% अम्ल बराबर 4.5 लीटर, क्योंकि ये 50% पहले अम्ल था 9 लीटर में। ठीक है। लेकिन इसमें पानी और मिलाया तो 30% अम्ल हो गया बराबर इतना। तो इसमें से टोटल मिश्रण निकल जाएगा ना। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100% बराबर 45/30 गुना 100। ये पॉइंट जाएगा जीरो, यहाँ ये खत्म, 3 से 15 बार में कट गया। मतलब टोटल मिश्रण हो गया, टोटल मिश्रण हो गया मेरा, टोटल मिश्रण हो गया हमारा 15 लीटर का। 15 लीटर में क्या बोला है? 30% का अम्लता है, तो 70% तो पानी है। तो 70% पानी है, 70% पानी मतलब पहले से और कितना मिलाया जाएगा? 4.5 लीटर पानी तो पहले से था ही, और 4.5 लीटर अम्ल है। तो 4.5 और 4.5 9, तो मिलाया कितना? 6 लीटर पानी मिलाया, और एक्स्ट्रा 6 लीटर पानी मिलेगा। अभी कैसे देखें इसका? आप 6.5 में 70% निकाल लीजिए। मतलब 30% अम्ल है, 70% पानी है, तो 15 का 70% पानी है। तो इसको कीजिए, कटी कीजिए, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 7 21/2 मतलब कितना? 10.5। 10.5 पानी है, 10.5 ना पानी है। 10.5 अगर पानी है तो पहले से 4.5 लीटर पानी था ही, पहले से 4.5 लीटर पानी था। 4.5 इसमें घटाइए, तो 4.5 घटाएंगे कितना आ जाएगा आंसर? 6 लीटर। 6 लीटर और पानी इसमें मिलाया गया एक्स्ट्रा, तो 6 लीटर हो गया आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सौ 27 नंबर आंसर, 127 नंबर। रविकांत ने 12.5 किलोमीटर साइकिल चलाया था, और साइकिल चलाता है 12.5 किलोमीटर स्पीड से, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। साइकिल और पैदल दोनों के द्वारा तय की गई दूरी इतना है। ठीक है। समय उसको 7 घंटे लगते हैं। देखिए रविकांत जो है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से साइकिल चलाता है। ये क्या है? ये साइकिल चलाता है, साइकिल चलाता है, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पैदल चलता है ये रविकांत। ठीक है। उसको टोटल टाइम लगता है कितना? कुल दूरी कितना है देखो, कुल दूरी देखो कितना है? कुल दूरी 40 किलोमीटर है, और टाइम टोटल लग जाता है उसको 7 घंटे। मान लिया जाए रविकांत ने साइकिल जो है, साइकिल चलाने में x घंटा समय दिया, साइकिल x घंटा साइकिल चलाया, रविकांत ने s घंटे साइकिल चलाया। तो पैदल कितना चला होगा? 7 घंटा टोटल समय लगा, तो पैदल 7 में x घटा देंगे, इतना वो पैदल चला, इतना पैदल चला। अब देखिए सब कुछ मिल गया हमको। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय होता है ना। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। किसी निश्चित
चाल से इतने समय में तय किए गए को दूरी कहते हैं। निश्चित चाल से तय की गई समय में उसको दूरी कहते हैं। मतलब अगर 1 किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं 1 घंटे में तो 1 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं 1 घंटे में तो 60 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। ठीक है ना, ये बात है। तो हमको इसका दूरी निकालना है, मतलब दूरी नहीं, ये फार्मूला है, इस फार्मूला में इसको सेट करना है। सेट कैसे करेंगे? तो दूरी बराबर चाल का समय होता है। तो चाल क्या है इसका? साइकिल का चाल क्या है? x घंटा चला। साइकिल x घंटा समय लगा उसको। साइकिल का चाल चलना कितना है? 12.5। ये हो गया, ये हो गया दूरी की। साइकिल से चला हुआ, साइकिल से इतना दूरी तय किया, प्लस पैदल, पैदल कितना घंटा चला? 7 - x घंटा पैदल चला। किस स्पीड से चला? 3 का स्पीड से चला। 3 का स्पीड चला ना पैदल। तो ये दूरी दोनों मिला के कुल दूरी कितना हो गया? 40। बस इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं है। तो इसको कितना हो गया? 12.5x प्लस 7 21 - 3x बराबर हो जाएगा 40। आगे देखिए, तो 12.5 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 9.5x। इसको उधर ले आए, घटा देंगे कितना हो जाएगा? 20 में से 21 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 20 19 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 19/9। पॉइंट गया ऊपर 0। तो 95 दूना 190 होता है। 90 दूना 180, 95 दूना 180, 95 दूना 190। तो ये हो गया मेरा 2 घंटा साइकिल चलाया उसने। तो रविकांत ने 2 घंटे साइकिल चलाया। 2 घंटे साइकिल चलाया, इसका आंसर होना चाहिए 2, सी नंबर। रविकांत ने 2 घंटे साइकिल चलाया और पैदल चलाओ 5 घंटे। 5 घंटे पैदल चला। मिला के देख लेना, 12.5 में 12.5 किलोमीटर स्पीड साइकिल चलाया। तो 12.5 दूना कितना हो जाता है? 2 घंटा में चलाया 25 किलोमीटर साइकिल चलाया। और 3 किलोमीटर के हिसाब से 5 घंटा लगा उसको जाने में। 3 किलोमीटर से 5 दिया 15 किलोमीटर वो पैदल चला। 15 किलोमीटर पैदल चला तो 15 25 40 किलोमीटर, कुल दूरी 40 किलोमीटर हो जा रहा है। आगे देखिए क्या है इसका सवाल नंबर 128। पाइप ए को किसी खाली टंकी में भरने में 6 घंटे समय लगता है। पाइप ए को भरने में 6 घंटे लगते हैं। अब जब पाइप बी के साथ मिलकर करेगा तो उसको 4 घंटा में भर देता है। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 6 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12। तो ये अकेले काम कितना? ए अकेला 2 यूनिट अगर भरेगा, ए और बी मिलके 3 यूनिट भरेगा। तो बी अकेला कितना यूनिट भरेगा? बी 1 यूनिट भरेगा। बी 1 यूनिट भरेगा। ए 2 यूनिट, बी 1 यूनिट, दोनों मिलकर अगर 3 बन रहा तो बी 1 यूनिट भरेगा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसमें देखिए, केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे खोला। पाइप बी को 1 घंटे खोला तो 1 यूनिट भरा। हमको टोटल यूनिट कितना भरना? 12 यूनिट। 12 यूनिट भरना। 1 यूनिट बी को खोला, 1 यूनिट भर दिया। 1 यूनिट 1 घंटे में काम कर दिया। बी 1 घंटे में अगर 2 यूनिट भरता है तो ए अगर 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है तो बी 1 घंटे में 1 यूनिट ही भरता है। बी को पहले खोल दिया, बी ने 1 यूनिट भर दिया, बचा हमारा 11 यूनिट। 11 यूनिट बच गया। 11 यूनिट को भरने में अब पाइप ए को खोल दिया, ए और बी दोनों को भरना है। तो ए भर रहा है 2, बी भर रहा है 1, दोनों मिलकर 3 यूनिट भर रहा है। 3 यूनिट भर रहा है दोनों मिलकर। अब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? अब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? देखो यहाँ पर ये यूनिट से यूनिट ख़त्म हो गया, यूनिट से यूनिट ख़त्म हो गया। कितना घंटा लगेगा भरने में इसको? इसको कटाइए ना, 11 से 3 तिया होता है 9, बचा कितना यहाँ पर? 2। तो 3 घंटा इतना मिनट लगा। इसको मिनट में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे? घंटा में परिवर्तित करने के लिए 60 से गुना। तो 30 दूना 20 तिया 60, 20 दूना 40। तो 3 घंटा 40 मिनट लगा इसको भरने में। ए और बी दोनों साथ काम किया तो, ए और बी दोनों काम किया तो ठीक है। 3 घंटा 40 मिनट और 1 घंटा पहले काम कर चुका था। कुल टंकी कितने घंटे में भर जाएगा? 4 घंटा। 1 घंटा पहले काम किया था ना, यहाँ बी ने अकेले 1 घंटा पहले खोला था तो 1 यूनिट पहले भर दिया था। 1 यूनिट भरने में उसको 1 घंटा लगा था। 1 घंटा इसमें प्लस कर देंगे तो 4 घंटा 40 मिनट का में पूरा टंकी भर जाएगा। ठीक है। 2 बाइकों के क्रय मूल्य का योग 10,000 है। एक बाइक को 20% की लाभ और दूसरी बाइक को 20% की हानि पर बेचा गया। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो बेची गई बाइकों के क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य पूछा है। 2 बाइकों का सीपी जो है ना, 2 बाइकों का सीपी का योग जो है ना
1,00,000 है। 2 बाइक का CP का योग जो है ना 1,00,000 है, ठीक है। तो क्रय मूल्य का कितना है? क्रय मूल्य मान लीजिए 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया दोनों का क्रय मूल्य है, दोनों बाइकों का। मान लीजिए पहली बाइक का क्रय मूल्य, पहली बाइक का क्रय मूल्य X है, तो दूसरी बाइक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? दूसरी बाइक का कितना हो जाएगा? 1,00,000 में से X घटा देंगे, ये दूसरी बाइक का CP हो गया, ये पहली बाइक का CP हो गया, ये दूसरी बाइक का CP हो गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, पहली बाइक को क्या किया उसने? 20% के लाभ पर बेचा। पहली बाइक X है, उसका 20% का लाभ मतलब 120% पे बेचा, ये इसका प्रॉफिट हो गया, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। और दूसरी बाइक जो है ये वाला 1,00,000 माइनस है, ये CP है, इसको 20% की हानि पर बेचा, मतलब इतना, ये 100 गया, क्या होगा? 120x बराबर, इसको इससे गुना कीजिए 8, कितना जीरो है? 3 2 5 1 6 जीरो होगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 जीरो, और घटा हो जाएगा 80x। इसको इधर लाएंगे तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 200x। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 जीरो, 3 4 5 6 जीरो, ये 2 0 गया, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80,000 का आधा हो जाएगा 40,000। तो x का वैल्यू निकल गया 40,000, यानी पहली बाइक का क्रय मूल्य कितना था हमारा? 40,000। PQ के फॉर्म में इसको रूपांतरित करना है, 0.037। इसको कैसे करते हैं? रैकरिंग वाला को 37 रखिए, जितना में रैकरिंग है उसको नीचे 99 रखिए, और जिसमें नहीं है उसको 0 बिठा दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 37/990, 37/990 हो जाएगा, 37/990, ठीक है। ऑप्शन नंबर C। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य हैं किंतु 100 से विभाज्य नहीं है? बोल रहा है इसमें कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो 50 से विभाज्य हैं किंतु 100 से नहीं है। इसमें से कितने गुणनखंड हैं जो 50 से विभाज्य हैं लेकिन 100 से नहीं है? इसको तोड़िए। क्या 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का पावर 4 और 7 का पावर स्क्वायर है। 2 इससे बाहर निकालिए, 2 का क्यूब को, 2 का स्क्वायर इसको निकालते हैं, 2 का स्क्वायर गुना 2 ये कर सकते हैं, गुना 5 का स्क्वायर इसको बाहर निकालिए, 5 का स्क्वायर बाहर निकालिए, बच कितना गया? यहाँ 3 का क्यूब बच गया, यहाँ 5 का स्क्वायर बच गया, यहाँ 7 का स्क्वायर बच गया। गुणनखंड कीजिए इसको, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर रहने दीजिए, गुना 5 25 गुना 50, लेकिन 100 से विभाज्य नहीं है बोला। तो 3 का क्यूब गुना 5 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर। तो अब इस संख्या इसमें कौन सा होगा? इसको कीजिएगा तो इसको कीजिए 3 में, इसमें से क्या करते हैं जो विभाज्य है इसको क्या करते हैं? इसको +1 करके इसको लिखते हैं। तो 3 पे पावर 1 है, 3 है, तो 3 को 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 तिया 12 तिया 36, 26 वो संख्या, 36 वो संख्या है, 36 उतने गुणनखंड है जो 50 से विभाजित तो होंगे लेकिन 100 से नहीं होंगे। 36 ऑप्शन में है, हाँ 36 ऑप्शन में है, D नंबर में, ठीक है। A11 23 और 17 का औसत जो है ना 15 है, ठीक है। A11 23 और 17 का औसत 15 है। A + 11 + 13 23 + 17 का औसत क्या है? 15 है। इसका योग कितना हो जाएगा? 15 चौक 60, जितना संख्या उससे गुना कर देते हैं। तो इसका योग अगर 60 है, तीनों का योग कितना हो गया? 17 3 20 20 40 50 51, इसका योग हो गया 51, और यहाँ 60 है, तो यहाँ A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9, A का 9 हो जाएगा। अब यहाँ क्या दिया है? A का 9 है तो AB, A + B + 12 अब + 25 का औसत 16 है, 16 चौक 64, इसका योग हो गया। तो A का वैल्यू तो हमारा कितना था? 9 था, तो 9 + B + 12 + 25 बराबर यहाँ 64 है। तीनों को योग करेंगे, 1 2 3 को योग करेंगे, 25 10 35, 35 और 10 45 और 1 46 हो गया तीनों का योग। तो B + 46 बराबर हो जाएगा 64। तो B बराबर कितना हो जाएगा? 64 घटा 46, तो B बराबर कितना हो जाएगा? 18, 14 में 6 8, 18 हो गया। तो पूछा हमको A/B, तो A का वैल्यू 9 और B का 18 है,
तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। यदि धनराशि जो है ना इसका देखिए 5% वार्षिक दर है, 5% के वार्षिक दर 2 साल में, तो 2 साल का SI कितना हो जाता है, 2 साल का SI 10% हो गया। अब 2 साल का CI निकालना है, 2 साल का CI कितना हो जाएगा, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 5/100, तो कितना हो जाएगा 5 का 5 20, मतलब 20 में 1 जोड़ा तो 21/20, मतलब 1 साल में 20 को 21, दूसरे साल में 20 को 21 गया। तो 20 और 20 दोनों को गुना कीजिए 400, इसको गुना कीजिए 441। तो दोनों ये मूलधन अगर इतना है तो मिश्रधन इतना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज में 400 का 441। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसमें घटाएंगे 41 रुपये इंटरेस्ट लगा 400 पे, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का, 4 से इसको कटाएंगे 410 और 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 10.25, 10.25 क्या है, ये CI का इंटरेस्ट है, 10.25 CI का इंटरेस्ट है। और दोनों का अंतर हमको दिया है अमाउंट में, दोनों का अंतर हमको अमाउंट में दिया है, धनराशि निकालना है। दोनों का अंतर ब्याज में कितना है, 0.25 ब्याज में अंतर है परसेंटेज में, और इधर अंतर दिया है हमको 16.32। इसका 100% निकालना है, 100% बराबर कितना हो जाता है, 16.32 बटा 0.25 गुना 100, दशमलव गया 25 चौके 100, तो 4 दूनी 8 4 तिया 12, 16 चौके 64 और 1 65, ये हो जाएगा टोटल मूलधन, धनराशि यही हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है। तो धनराशि है 25 65 28। इसका एक फार्मूला भी होता है शॉर्टकट, अब चाहे तो जान सकते हैं, लेकिन ये वाला मेथड ज़्यादा सही है। D बराबर दोनों का अंतर अगर पूछेगा ना तो PR² अब बटे 100 का स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। P हमको निकालना है, D बराबर ये था, P निकालना है, तो R हमको दिया 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 100 का स्क्वायर 100 गुना 100 कर दीजिए, 25 चौके 100 हो गया, 25 चौके 100, और ये D दोनों का अंतर हमको दिया ना 16.32, ये यहाँ लिखना है। अब इसको गुना करना पड़ेगा आपको, 400 को 400 गुना करना पड़ेगा, 16.32 गुना ये पर 100 गुना 4 400 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो P बराबर हो जाएगा, ये P बराबर हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो P बराबर 16.32 गुना 400, इसको कीजिएगा आंसर आ जाएगा 4 से, तो 4 से गुना कीजिएगा आंसर आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 16 चौके 64 1 65 में 2 जीरो, 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 2 अंकों को वैल्यू नहीं है, 65 100, ऐसे भी आंसर आएगा वैसे भी आंसर आएगा। ठीक है। 3 कारों की चालों का अनुपात देखिए क्या है, 3 कार की चाल का अनुपात देखिए क्या है, 3 कार की चाल का अनुपात, 3 कारों के चालों का अनुपात अगर दिया हुआ है, मतलब 2:3:4 दिया हुआ है, ये क्या कार के चालों का अनुपात दिया है, कार के चालों का अनुपात दिया है, तो इसका हमको क्या निकालना, समय का अनुपात। तो समय, चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है, चाल को समय से गुना करते हैं, मतलब समय का अनुपात निकालता है, तो इसका जब अनुपात निकाल दिए इसका वैल्यू निकल जाएगा। जैसे हमको इसका निकालना है 3 कार, कार A, कार B और कार C, अगर इसका हमको निकालना है कार A का, तो इसको ढक दीजिए, ये दोनों गुना कर दीजिए, तो 4 तिया 12, इसको ढक दीजिए, ये दोनों को गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, इसको ढक दीजिए, ये दोनों गुना कर दीजिए, इसको ढक दीजिए, ये दोनों गुना कर दिए, 3 दूनी 6, ये अनुपात में हो गया। इसको कटाइए, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, ये हो गया हमारा समय का अनुपात। तो मतलब ये चाल अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको समय लगेगा 3 घंटा, या 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको समय लगेगा 4 घंटा, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो समय लगेगा उसको 3 घंटा। ठीक है। तो ये इसका 6 4 3 हो जाएगा आंसर D, ऑप्शन D। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, तेंदुलकर शब्द में 2 अक्षर हैं, तेंदुलकर शब्द में 2 अक्षर चुने जाते हैं। ठीक है, दोनों अक्षरों के स्वर होने की प्रायिकता क्या होगी। तेंदुलकर में पहले स्वर कितने हैं, 2 अक्षर, शब्द में 2 अक्षर चुने जाते हैं, दोनों अक्षरों में से स्वर होने की प्रायिकता कितनी है। स्वर इसमें एक ई है, एक यू है, एक ए है, बाकी व्यंजन है। स्वर कितना है, ई है, यू है और ए है, स्वर हो गया 3। अब व्यंजन कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, टी है, एन है, डी है, एल है और के है और आर है, कितना है, 6 में व्यंजन है। तो कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, कुल अक्षर जो हैं, कुल अक्षर आपके होंगे 9, कुल अक्षर 9 होंगे। इसकी प्रायिकता निकालेंगे, दोनों अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता कैसे निकलेगा।
तो पहले 3 का निकालते हैं, उसके बाद कुल का निकाल लेंगे, 3 बटा कुल का। पहले 3 का इसको कैसे निकालते हैं पता, 3c/2, और कुल का कितना हो जाएगा 9c के नीचे 2। इसका फैक्टोरियल अब निकाल लीजिए, आंसर निकल जाएगा। 3 फैक्टोरियल को कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल 3 ऊपर वाले को फैक्टोरियल 3, नीचे ई दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल 3 माइनस 2, फैक्टोरियल 3 माइनस 2, और गुना हो जाएगा फैक्टोरियल 2 बटा फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 9 माइनस 2, फैक्टोरियल 9 माइनस 2 गुना फैक्टोरियल 2। ये हो गया। इसको सॉल्व कीजिए तो फैक्टोरियल 3 हो गया, यहाँ पर घट के 1 आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, ख़त्म कहानी। यहाँ पर फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। यहाँ गुना कीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, भागा को चेंज करते हैं, गुना में ले जाते हैं, तो 9 में 2 जाएगा तो फैक्टोरियल हो जाएगा 7, और गुना हो जाएगा फैक्टोरियल 2। देखिए आइए फैक्टोरियल हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 7 गुना फैक्टोरियल 2 बटे कितना है फैक्टोरियल 9 यहाँ पर है, फैक्टोरियल 9 को करेंगे 9 गुना 8 गुना फैक्टोरियल 7 कर दीजिए, क्योंकि 7 से 7 हमें काटना है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। 7 7 खत्म, फैक्टोरियल 2 खत्म। फैक्टोरियल 3 को तोड़िए, फैक्टोरियल 3 को तोड़ेंगे 3 गुना 2 गुना 1, यहाँ बचा कितना 9 गुना 8, इसको कटाइए 3 तिया 9 और 2 चौके 8, बचा कितना 1/12, 1/12 होने के समय, यही आंसर इसका 1/12। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका सवाल देखिए, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन के एक अणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ऑक्सीजन कितना होता है O2, इसका द्रव्यमान कितना होगा 16 गुना 2, तो बता कितना हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा, इसका आंसर 32 ग्राम होगा। इसमें ये पूछेगा एक एवोगाड्रो संख्या भी क्या होता है, एक एवोगाड्रो संख्या नंबर भी जो होता है, एवोगाड्रो संख्या जो होता है इसको 0.6.022 गुना 10⁻³ इसको एवोगाड्रो संख्या भी बोलते हैं, डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, एवोगाड्रो संख्या भी बोलते हैं, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर इसको बोलते हैं 6.022 × 10⁻23, ठीक है। आगे जाइए, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, ठोस में गति ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, ठोस द्रव गैस, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है इसमें, तो ये हो गया ठोस द्रव गैस आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अम्ल के लिए इनके एकत्रित होने की मांसपेशियों में थकान होती है, किस अम्ल से एकत्रित होती है तो मांसपेशियों में थकान होती है, मांसपेशियों में थकान, लैक्टिक अम्ल जब जमा हो जाता है ना मांसपेशियों की थकान ज़्यादा होती है, ठीक है। विसर्जन नली में कैथोड किरणों का उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है, विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है, विसर्जन नली में जो है, विसर्जन नली में कैथोड किरणों को जो है ना, कैथोड किरणों, विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है, तो वायुदाब आपका इसमें हो जाएगा 1 mm Hg 0.01 Hg, ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.001 mm Hg हो जाएगा, ठीक है, mm Hg 0.001 mm Hg हो जाएगा। 140 के निम्न में से कौन सा कथन गलत है, और धातु में धनायन बनाती है, और धातु में धनायन बनाती है, और धातु में धनायन कभी बनाती है नहीं बनाती है, यही तो गलत कथन है। और धातु में ऋणायन बनाती है, ठीक है, और धातु में विद्युत का कुचालक होती है, बिल्कुल सही बात है, और धातु में अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी सही बात है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। एक्टिनॉइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है, एक्टिनॉइड श्रेणी में 14 सदस्य हैं, 14 तत्व होते हैं, ठीक है, इसमें से कौन सा इसका तत्व नहीं है, टीएम इसका तत्व नहीं है, टीएम इसका सदस्य नहीं है। एक टीएम जो होता है ना थुलियन बोलते हैं, थुलियन एक लेंथोलॉइड तत्व है, टीएम को बोलते हैं थुलियन, टीएम को क्या बोलते हैं, थुलियम बोलते हैं। ये जो है ना लेंथेनॉइड तत्व का है, टीएम जो लेंथेनॉइड तत्व का है। बाकी 6 से 14 तत्वों का आवर्त सारणी में नीचे रखा जाता है, इसमें लेंथेनॉइड कहा जाता है, 6 से 14 तत्व जो नीचे रखा जाता है उसको लेंथेनॉइड कहते हैं, और 7 से 14 को आवर्त सारणी में जो रखा जाता है उसे एक्टिनॉइड कहते हैं, ठीक है। लेंथेनॉइड को भारी मृदा भी कहते हैं, लेंथेनॉइड को भारी मृदा धातु भी कहते हैं, और एक्टिनॉइड जो होता है इसको रेडियो सक्रिय तत्व भी कहते हैं, एक्टिनॉइड को रेडियो सक्रिय तत्व भी कहते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कौन से कथन सही है, 142 का कौन सा कथन तत्व सही है, इसमें बोल रहा है कौन सा तत्व सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, एकदम सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल रूप में बदली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल रूप में बदली जाती है, नहीं भैया, कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल रूप में बदली जाती है, यही तो गलत है।
ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। हाँ, ठोस CO2 सीधे गैस के रूप में बदल जाती है। ये सही है, ये सही है, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को सूखी पर के रूप में भी जाना जाता है और ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। इसका आंसर क्या होगा? सारे गलत नहीं है, 1 और 3 सही है, बाकी 2 गलत है। ठीक है, 1 और 3 सही है, बाकी 2 गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 143। 143 में क्या है? NaCl सोडियम क्लोराइड के घोल के लवण को सांद्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गुणधर्म का परिवर्तित ना होने की आशा करेंगे? ना होने की आशा क्या करेंगे इसमें? pH, घनत्व, अपवर्तनांक, वैद्युत चालकता। सोडियम क्लोराइड के घोल को लवण को सांद्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गुणधर्म को परिवर्तित ना होने का आशा है? इसका अपवर्तनांक परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, इसका अपवर्तनांक परिवर्तित नहीं होगा सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड घोल के लवण का सांद्र बनाने के लिए pH का मान और बढ़ जाएगा, pH का मान और बढ़ जाएगा और ताप बढ़ने से इसका अपवर्तनांक घटता है। सोडियम को ताप बढ़ने पर जो है ना अपवर्तनांक घटता है और लाल रंग का जो अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। लाइकोपोडिया ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? लाइकोपोडिया और ट्रैकियोफाइटा किस उपसंघ का एक सदस्य है? किस उपसंघ का सदस्य है लाइकोपोडिया ट्रैकियोपोडिया? ये आपका लाइकोप्सिडा से है। लाइकोपोडिया ट्रैकोफाइटा किस उपसंघ का सदस्य है? ये आपका लाइकोप्सिडा से है, लाइकोप्सिडा सदस्य का है। ठीक है। दम्मा मानव शरीर के डैश का विकार है। दम्मा जो है ना मानव शरीर के डैश का विकार है। दम्मा श्वसन दम्मा बीमारी श्वसन तंत्र वाले को होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है? आहार श्रृंखला का संगठक कौन सा नहीं है, ये पूछा है इसमें। आहार श्रृंखला का संगठक कौन सा नहीं है? देखिए, खरगोश, शेर, खरगोश, घास, शेर, खरगोश, भेड़िया। ठीक है, ये तो आहार संगठक है क्योंकि शेर खरगोश को खा लेगा, शेर भेड़िया खा लेगा, भेड़िया खरगोश को खा लेगा और खरगोश घास खा लेगा, ये तो है। पल्लवक मानव मछली टिड्डा। देखिए, टिड्डा मानव मछली खाता है ना, आहार है। टिड्डा, पल्लवक, ये सब इसका तो है। भेड़िया, घास, सांप और बाघ। भेड़िया, घास, सांप और बाघ। घास कौन खाएगा इसमें? घास कौन खाएगा? ना सांप घास खाता है, ना भेड़िया घास खाता है, ना बाघ घास खाता है। तीनों तो मांसाहारी है, घास एक शाकाहारी। यही एक संगठक का नहीं है, आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है। ठीक है ना, आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है। बाघ तो भेड़िया को खा लेगा, लेकिन भेड़िया सांप को थोड़ी खाएगा। लेकिन ये दोनों का संगठक यही नहीं है। मेढक, सांप, चील, घास और टिड्डा। देखिए, टिड्डा क्या खाता है? टिड्डा घास खाता है। चील जो होता है ना, चील सांप को खा लेगा। ठीक है, अब मेढक जो है तो मेढक टिड्डा को खा लेगा। ठीक है, तो ये भी सही है। तो ये वाला क्वेश्चन इसका हमको लगता है 3 नंबर, इसका जो है ना C नंबर, 2 भी सही है, 2 भी आहार श्रृंखला नहीं है। पल्लवक मछली, मानव, टिड्डा, इसका आहार श्रृंखला 2 भी नहीं है। ये जो है ना, देखिए, पल्लवक, मानव, मछली, टिड्डा जो है ये एक तरह के, ये 2 नंबर जो भी 2 नंबर भी गलत लग रहा है। 2 नंबर भी देना है क्योंकि ये एक जलीय आहार है। जलीय आहार देखिए, मानव, मछली, टिड्डा और पल्लवक। इसका जो है ना ये सब, ये जो ठीक है, लेकिन टिड्डा इसका भाग नहीं है। टिड्डा तो क्या खाएगा? हाँ, टिड्डा तो घास खाता है क्या? तो इसका ये भी नहीं है। तो 2 और 3 नहीं है। ठीक है ना, 2 और 3 नहीं है, बाकी सब है। इसका ऑप्शन हो जाएगा C। 2 और 3 नहीं है, बाकी सब है। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा है। एंटीबायोटिक में कौन सा कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते। हाँ, होते हैं यार। एंटीबायोटिक जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते। हाँ, होते हैं। एंटीबायोटिक के दुष्प्रभावों से चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। एंटीबायोटिक खाएगा तो थोड़ी चेचक हो जाएगा, यही वाला हमको सही लग रहा है। ये नहीं, एंटीबायोटिक जीवाणु रहित रोगों को प्रभावी होते हैं। हाँ, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा C 147 का। यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्यतः किंतु वाहक मादा के कुछ नर संततियों के स्थानांतरित होते हैं तो रोग क्या है? यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्यतः किंतु वाहक मादा के कुछ नर संततियों से होते हैं तो क्या है इसका आंसर? करते हैं इसका रोग कौन सा है? 148 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका रोग कौन सा है? ऑटोसोमस प्रभावी, ऑटोसोमल अप्रभावी, लिंग संग्रह अप्रभावी, लिंग सहलग्न अप्रभावी। ये इसका आंसर हो जाएगा लिंग सहलग्न अप्रभावी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं। सभी हरे पौधे नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, ऐसा तो नहीं है। कौन सा सही नहीं है बोला है? ये सभी हरे पौधे और नीले हरे तो शैवाल उत्पादक हो सकते हैं। कौन सा सही नहीं, कथन सही नहीं है बोला है? नहीं है बोला है। कौन सा सही नहीं है ये बोला है?
हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं हरे पौधे अपना भोजन। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। हरे पौधे अपना भोजन जो है ना रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त करते हैं, कार्बनिक से नहीं। ये क्या करते हैं, अपने हरे पौधे जो है ना अपना भोजन रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त करते हैं, कार्बनिक यौगिकों से नहीं। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से प्राप्त तैयार करते हैं। ये बात सही है। पौधे और ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में बदल जाते हैं। हाँ सही है, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है आपको? क्या हो सकता है HIV का इलाज नहीं होने पर आपको? एड्स नहीं हो सकता है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए सेट खत्म हो गया। उसमें से 122 क्वेश्चन तक बनाए थे, जो 23 से इसमें वीडियो है। बाकी धन्यवाद।